Hi there. We were doing the classification on the basis of money material, and we have done metallic money, token coins, and is Indian rupee a standardized coin or a token coin? And our answer was that Indian coin is a standard coin. Now we are on subsidiary coins. So subsidiary coins भी हमारे टोकन मनी जैसे ही होते हैं. इनकी जो इंस्ट्रिंक्टिंग वैल्यू होती है वो इनकी फेस वैल्यू से भी कम होती है. ठीक है ना. जो इनका मतलब प्रिंटेड वैल्यू जो होती है उससे भी अगर हम इसे मार्केट में सेल करने जाते हैं तो उससे भी ज़्यादा कम होती है. फाइन. Subsidiary coins are those coins whose instinctive value is less than their face value. These coins are of small denomination. So इन coins की जो actual price होती है वो जो इनकी रिटर्न प्राइस होती है वो उससे भी कम होती है. एंड मोर ओवर अगर हम इन coins को मार्केट में सेल करने जाते हैं तो हमें इनके अगेंस्ट कोई भी पैसे नहीं मिलने वाले हैं, हमें कोई coinage नहीं मिलती है. मोर ओवर इनकी एक्सेप्टेबिलिटी भी ज़्यादा नहीं है क्योंकि जो इनकी वैल्यू है वो 1 पैसा कॉइन और 2 पैसा कॉइन होने वाली है. मतलब वही पैसाज में ही ये डील करने वाले हैं. ठीक है. और इनका जो मेटल होता है वो बहुत ज़्यादा लाइट एंड चीप होता है एंड इन्हें हम बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी पेमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं. मोर ओवर इसका जो लीगल टेंडर है वो भी लिमिटेड है. मतलब कि इसे हम लिमिटेड यूज़ के लिए, लिमिटेड पर्पस के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, किसी हाई पेमेंट के लिए नहीं कर सकते हैं. फाइन. एंड इसके अगेंस्ट हमें मार्केट से कोई भी कॉइनेज नहीं मिलने वाली है. अगर हम बहुत सारे कॉइन्स को कलेक्ट करके मार्केट लेके जाएंगे तो हमें इनके अगेंस्ट कोई भी पैसे नहीं मिलने वाले हैं. नो कॉइनेज. दे आर टोकन कॉइन्स. फाइन. तो सब्सिडरी कॉइन्स एक तरह के क्या हैं, टोकन कॉइन्स हैं. देयर रिलेशनशिप विद स्टैंडर्ड कॉइन इज़ एस्टैब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑन लीगल बेसिस. तो इनका थोड़ा बहुत रिलेशनशिप है स्टैंडर्ड कॉइन्स के साथ में क्योंकि ये गवर्नमेंट का कोई लीगल बेस है. ठीक है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सब्सिडरी कॉइन्स आर रेफर टू चेंज. तो सब्सिडरी कॉइन्स क्या हो गए, एक तरह की चेंज हो गए. जैसे कि हम 100 रुपये नोट का चेंज ले लें, अगर हम 100 कॉइन्स ले लें तो अगर हम उसे मार्केट में लेके जाते हैं तो हमें उसका 100 कॉइन्स के अगेंस्ट में 100 रुपये का नोट मिल जाएगा. बट अगर हम ये बोले कि हमें 100 की जगह 110 मिल जाए, वो नहीं होगा क्योंकि वो पर्टिकुलर कॉइन की जो वैल्यू होगी उसके मेटल के अकॉर्डिंग होगी जो उसके ऊपर प्रिंटेड है. या अगर 1 रुपये का कॉइन है तो वो 1 रुपये कॉइन में ही हमें मिलने वाला है, उससे कम में ही मिलेगा अगर हम मार्केट लेके जाएंगे. ठीक है. उन्होंने ये नहीं देखना कि ये करेंसी है, उन्होंने ये देखना है जहाँ भी आप सेल करने जाएंगे वहाँ पर ये देखा जाएगा कि वो मेटल की क्या वैल्यू है. फाइन. नाउ सेकेंड इज़ पेपर मनी. सो स्टूडेंट्स, पेपर मनी को मिसअंडरस्टूड मत करना ये सोच कर कि अच्छा जो नोट वाले होते हैं जैसे 100 रुपये का नोट हो गया ये अब हमारा पेपर मनी हो गया. नो, ये गलत है. पेपर मनी क्या होता है कि हम अपना कोई भी वैल्यूएबल सामान लाइक गोल्ड और सिल्वर किसी पर्टिकुलर एक अथॉरिटेटिव जगह पर डिपॉजिट करवा देते हैं. अब वो पर्टिकुलर प्लेस हमें उसके अगेंस्ट एक प्रॉमिसरी नोट देती है. प्रॉमिसरी नोट मतलब प्रॉपर एक पर्टिकुलर पेपर होता है, उनका सर्टिफिकेट टाइप पैटर्न होता है, उस पर वो लिख कर देते हैं, प्रिंट करके देते हैं कि ये पर्टिकुलर जो क्वांटिटी का गोल्ड और सिल्वर है ये पर्टिकुलर बैंक या एक पर्टिकुलर प्लेस डिपॉजिट कर रही है, उसकी क्या वैल्यू है, किस डेट को हुआ, कितने ग्राम्स का है. ठीक है. सो पेपर मनी क्या हो गया, एक प्रॉमिसरी नोट. आप इसे प्रॉमिसरी सर्टिफिकेट भी बोल सकते हो. एंड इसका जो पेपर होता है प्रॉमिसरी नोट का वो भी डिफरेंट होता है, स्पेशल पेपर होता है. ठीक है. अब क्वेश्चन ये है कि क्या भी कोई भी इशू कर सकता है इसे? नहीं, इसे कोई भी इशू नहीं कर सकता है, सिर्फ गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक ही इसे इशू कर सकते हैं. सो सबसे पहले पेपर मनी चाइना में यूज़ किया गया था 9th सेंचुरी में. धीरे धीरे ये बाकी और कंट्रीज़ में स्प्रेड हुआ. इसकी जो लार्ज स्केल यूज़ हुआ था वो हुआ था 17th एंड 18th सेंचुरी में और इंडिया में यूज़ किया गया था ये 19th सेंचुरी में. ठीक है. एंड इंडिया में कब यूज़ किया गया था? 1806 में बैंक ऑफ बंगाल ने पहली बार यूज़ किया था. ठीक है. अब ये जो पेपर मनी है ये लोग क्यों इशू करवाते हैं? जैसे कि फॉर से आप अब्रॉड जा रहे हो एंड आप अब्रॉड जा रहे हो 2 साल के लिए. अब अब्रॉड जब आप ट्रैवल करते हो वहाँ के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. आप बहुत सारा गोल्ड एंड सिल्वर अपने साथ कैरी नहीं कर सकते हो, तो आप क्या करते हो, कहीं ना कहीं डिपॉजिट करवा देते हो. ठीक है. अगर जब आप कहीं डिपॉजिट करवाते हो वो आपको कुछ रिटर्न में तो देते हैं ना.
तो वो एक तरह का आप सोच सकते हैं क्या है, वो प्रॉमिसरी नोट है। ठीक है, अब हम उसे पेपर मनी कह सकते हैं या नहीं, ये डिपेंड करता है कि बैंक की टाइप क्या है, क्या वो बैंक सेंटर के अंडर आता है। ठीक है, सो पेपर मनी के भी बहुत सारे टाइप हैं, जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, कन्वर्टेबल पेपर मनी, इनकन्वर्टेबल पेपर मनी एंड फेयर्ड पेपर मनी। हम इनके नेम से जान सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी की जो किसी पर्टिकुलर चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हो, कन्वर्टेबल पेपर मनी जिसको हम कन्वर्ट करवा सकते हैं। अब कन्वर्टेबल पेपर मनी मींस कि कोई पर्टिकुलर मेटल होगा जिसको हम मनी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। इनकन्वर्टेबल पेपर मनी कि इस तरह का पेपर मनी जिसे हम मनी में कन्वर्ट नहीं करवा सकते, या जब हम पढ़ेंगे तब समझेंगे इसे। फोर्थ इज़ फेयर्ड पेपर मनी। सो फेयर्ड पेपर मनी जो होता है ना, मैं आपको पहले से इसका थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। फेयर्ड पेपर मनी होता है ये इमरजेंसी के टाइम पे इशू किया जाता है। इससे पहले जो 3 हमारे पेपर मनीज़ हैं, रिप्रेजेंटेटिव, कन्वर्टेबल एंड इनकन्वर्टेबल, इन सब में सिक्योरिटी देनी पड़ती है बैंक को। जैसे कि आप लोन लेते हो तो कुछ ना कुछ तो लोन के अगेंस्ट बैंक को देते हो ना, तो इसी तरह से इन सब पेपर मनीज़ में फर्स्ट 3 रिप्रेजेंटेटिव, कन्वर्टेबल एंड इनकन्वर्टेबल में आपको कुछ ना कुछ बैंक को देना पड़ता है। बट फेयर्ड पेपर मनी में आपको बैंक को कुछ नहीं देना पड़ता है, क्योंकि ये किसी लाइक पर्टिकुलर कंट्री के सर्कमस्टांसेस को देख कर दिया जाता है। लेट्स से अब कोविड-19 की बात करते हैं। सो आजकल इतना बड़ा पैंडेमिक चल रहा है, बहुत सब लोगों के काम बंद हो गए हैं, तो इस तरह की सिचुएशन में हमें फेयर्ड मनी मिल जाती है। गवर्नमेंट आपका प्रॉपर एनालिसिस करती है, देखती है क्या प्रॉब्लम है। अगर आप कंफर्टेबल रहते हो तो आपको गवर्नमेंट फेयर्ड मनी दे देती है। ये बहुत ही मतलब कम पैसे मिलते हैं। लाइक जैसे कि इसका एग्जांपल है कि प्रधानमंत्री योजना में अभी विमेन को 500 रुपीज़ पर मंथ मिला है, तो वो क्या है, एक तरह का फेयर्ड पेपर मनी। ठीक है ना, अब लेडीज़ को 500 रुपीज़ दिए गए हैं पर मंथ। ठीक है, हमारे लिए बहुत कम है, बट जिनको मिले हैं उनके लिए सफिशेंट थे, तो वो क्या हो गया, एक तरह का फेयर्ड पेपर मनी। ठीक है, वो तो उनके अकाउंट्स में आए हैं। ठीक है, अगर वो उनको एक नोट दिया जाता कि उनको एक लिख कर पेपर दिया जाता है, लाइक आपको हर मंथ एवरी मंथ यू विल गेट 500 रुपीज़, तो उसको हम फेयर्ड पेपर मनी कंसिडर करेंगे। ठीक है ना, फेयर्ड पेपर मनी हमें कब मिलता है, जब कोई किसी पर्टिकुलर कंट्री की सिचुएशन अच्छी ना हो, कोई बीमारी आ जाए, कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाए, लोगों के पास खाने के लिए भी पैसे ना हो, तब मिलता है फेयर्ड पेपर मनी। आई होप यू अंडरस्टूड। सो रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, representative paper money is that money which is fully backed up by gold and silver. सो रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी में सिर्फ हम डील करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर में। ठीक है, हम क्या करते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर किसी बैंक में जो कि गवर्नमेंट या सेंटर के अंडर आता है, ये प्राइवेट बैंक्स नहीं कर सकते पेपर मनी का काम। ठीक है, सो अगर हम वो बैंक में रखवा देते हैं, डिपॉजिट करवा देते हैं गोल्ड और सिल्वर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो हमें बैंक क्या कर देता है, एक नोट इशू कर देता है जिस पे हम प्रॉपर लिखवाते हैं, लिखा जाता है, एक प्रॉपर प्रिंटिंग होती है कि उस गोल्ड एंड सिल्वर का वेट क्या है, उसकी प्राइस क्या है, कब डिपॉजिट हो रहा है, कब रिलीज़ करवाने का आप सोच रहे हो। ठीक है, जो रिलीज़ की डेट होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, वो आप चेंज भी करवा सकते हो। ठीक है, एंड मोर ओवर लाइक इसमें नहीं, बट या we'll go into the next one. Initially, the main objective of issuing paper note was to check off loss of wear and tear of precious metals. ठीक है, सो अब रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी क्यों बना है, लाइक कि आप इसमें क्या करते हैं, आप डील करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर में ही। जैसे आप कोई भी गोल्ड या सिल्वर की कोई भी ऑर्नामेंट वेयर करते हो, तो वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे उसकी जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि उस पर फ्रिक्शंस होते हैं। रिंग की बात करते हैं, अगर आपने 1 ग्राम, अगर आपने 20 ग्राम की रिंग डाली है, तो आफ्टर 10-20 ईयर्स उसके जो ग्राम होंगे वो 3 to 4 कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे, बिकॉज जब आप किसी चीज़ को यूज़ करते हो, डेफिनेटली उसकी जो एक्चुअल प्राइस होती है वो कम हो जाती है। तो रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी किसके लिए है, कि वो जो उसकी एक्चुअल प्राइस है वो देखी जाए। ठीक है ना, अगर मैं बोलूँ मेरे हाथ में मैंने एक रिंग पहनी है, मैंने ये खरीदी थी 30,000 की, तो ज़रूरी थोड़ी ना कि आज भी वो 30,000 की ही हो। ठीक है, सो रिप्रेजेंटेटिव मनी, ये जो लॉस हुआ है 30,000 और जो आज की एक्चुअल प्राइस है, सेकेंडली रिंग का वेट कितना है,
वो जो प्राइस होगी वो रिप्रेजेंट करता है रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी को, ठीक है। तो उसमें हम ये नहीं देखते हैं कि मैंने कितने का परचेज़ किया था, हम उसमें ये देखते हैं कि करंटली जो वो पर्टिकुलर मेटल है उसका प्राइस क्या है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 हम इसमें ये देखते हैं कि उस मेटल का करंट डे का प्राइस क्या है। जैसे कि आजकल आपको पता ही है, जैसे पेट्रोल है और गोल्ड एंड सिल्वर है, इनकी डेली प्राइस आती है, तो हम वो उसको जब वे करते हैं और उसका जब प्राइस कैलकुलेट करते हैं, उसकी करंट डे की जो वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। Paper money used to serve merely as representative of gold or silver lying in the reserve fund. People were assured that the actual money was gold or silver. Paper money was simply its representative. Fine. So representative क्या है? Gold and silver का एक तरह का वैल्यू है। नेक्स्ट इज़ कन्वर्टेबल पेपर मनी। सो अब यहाँ पर तो पता चल रहा है कन्वर्टेबल मतलब हम जिस चीज़ को चेंज करवा सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, जो मैं आपको रिप्रेजेंटेटिव मनी में समझाने वाली थी, मैं वो आपको यहाँ बताऊँगी। कुछ लोग क्या करते हैं कि गोल्ड और सिल्वर डिपॉजिट करवा देते हैं एंड वो ये कहते हैं कि हमें गोल्ड एंड सिल्वर नहीं चाहिए, आप एक काम कीजिए, हमें उसके अगेंस्ट मनी दे दीजिए। तो वो क्या बन जाएगा? कन्वर्टेबल पेपर मनी। Fine. So convertible paper money is that money which is converted into standard coin at the opinion of the holder. ठीक है ना, आपकी मर्ज़ी है, अगर आप डिपॉजिट करवा रहे हो तो आपकी मर्ज़ी है, आपने गोल्ड और सिल्वर के अगेंस्ट गोल्ड और सिल्वर ही चाहिए आपको या आपको मनी चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट गारंटीज टू गोल्ड और सिल्वर एट फिक्स्ड रेट एक्सचेंज ऑफ पेपर मनी। तो गवर्नमेंट जब आपको पैसे दे रही होती है तो वो ये देखती है कि उस करंट डे की गोल्ड की प्राइस क्या है, ठीक है। अगर आप बोलो कि मेरा गोल्ड तो मैंने 10 लाख का ख़रीदा है और गवर्नमेंट आपको कह रही कि हम 9 लाख और 50,000 देंगे या 11 लाख देंगे, तो वो क्या हो जाएगी? उस दिन की पर्टिकुलर प्राइस हो जाएगी, ठीक है। हमने जो एक्सपेंस किया है गवर्नमेंट वो नहीं देखेगी, उस दिन का जो पर्टिकुलर प्राइस होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। अब इसके मेन करैक्टरिस्टिक्स क्या है? एक तो पेपर मनी की जगह हमें गोल्ड और सिल्वर मिल सकता है, ये हमारी मर्ज़ी है कि हम गोल्ड और सिल्वर ले लें या पेपर मनी मनी ले लें, ठीक है। एंड इससे मोर ओवर सबसे बड़ा इसको फ़ायदा मिलेगा कंट्री का, इसको फ़ायदा मिलेगा कन्वर्टेबल पेपर मनी को फ़ायदा मिलेगा कंट्री को। स्टैमरिंग। कन्वर्टेबल पेपर मनी से फ़ायदा मिलेगा सबसे ज़्यादा कंट्री को। कैसे? सर्कुलेशन होगी मनी की, ठीक है। सर्कुलेशन किस तरह के मनी की? जैसे कि हमारे टेंडर्स हो गए, ठीक है, एंड हमारे नोट्स हो गए। A part of reserve fund is kept in form of full bodied और standard and government securities. गवर्नमेंट को सिक्योरिटीज़ का भी मौका मिल जाएगा, जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर है, लाइक आप परचेज़ करके घर पे रखते हो तो वो उसकी जो एक लीस्ट टू लीस्ट वैल्यू है वो क्या फिक्स्ड रहने वाली है। लाइक मेरे हिसाब से आज तक 26,000 से कम मैंने गोल्ड नहीं सुना है, तो 26,000 क्या हो गया? उस पर्टिकुलर गोल्ड की प्राइस हो गई है, ठीक है। तो जब आप वो चीज़ परचेज़ करके रख लेते हो या डिपॉजिट करवा देते हो तो आपके पास एक बहुत बड़ा एसेट सिक्योर हो जाता है। तो इसी तरह से गोल्ड और सिल्वर का भी कंट्री को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, वो एक तरह का उनका एसेट बन जाएगा। एंड स्टैंडर्ड कॉइन्स की क्या होगी? सर्कुलेशन होगी। अगर कोई कॉइन्स ले लेता है, कॉइन्स का मतलब मेरा यहाँ पर सिर्फ सिक्के नहीं है, कॉइन्स मीन्स हम करेंसी को कॉइन्स बोलते हैं। अगर गोल्ड एंड सिल्वर के अगेंस्ट में कोई कॉइनेज ले लेता है वो भी कंट्री के लिए अच्छा है, उससे इकोनॉमी बूस्ट होगी। कैसे? हमने कॉइनेज ले लिया तो हम कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेंगे ना, एंड टैक्सेस के थ्रू और बाकी जो हमारी इन्वेस्टमेंट है या उसमें से जो हमारा प्रॉफिट होने वाला है उससे क्या होगा? इकोनॉमी बूस्ट होगी। तो दोनों वाइस वर्सा, दोनों केसेस में अगर हम गोल्ड और सिल्वर ले रहे हैं उसमें भी फ़ायदा है, एंड गोल्ड एंड सिल्वर डिपॉजिट करवा के उसके अगेंस्ट अगर हम कॉइनेज ले रहे हैं उसमें भी कंट्री का फ़ायदा है। दोनों चीज़ों में, दोनों सर्कमस्टांसेस में या दोनों कंडीशंस में कंट्री को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। Public are assured by government that they will get gold or silver in exchange of paper notes anytime so they desire. तो गवर्नमेंट एश्योरेंस देती है लोगों को कि आप कभी भी इस चीज़ को एक्सचेंज करवा लेते हो। जैसे कि हमारा टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट होता है कि अगर हमें 1 साल का टाइम मिल जाता है कि आप 1 साल से पहले अपना फिक्स डिपॉजिट को ब्रेक नहीं कर सकते हो। अगर आप ब्रेक करोगे डेफिनेटली आपको पैसे तो मिल ही जाएंगे, बट उतने नहीं मिलेंगे जितना आपसे प्रॉमिस किया जाता है। बट कन्वर्टेबल मनी में क्या होता है कि आपको इसमें कभी कभार आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, बट हाँ अगर आपको इसमें टाइम बॉन्ड नहीं दिया जाता है, जब चाहे आप इसे चेंज करवा सकते हैं।
अ सेपरेट फंड इज़ मेंटेन फॉर फॉरेन पेमेंट, तो फॉरेन डीलिंग के लिए एक अलग पेमेंट रखी जाती है. गोल्ड और सिल्वर इज़ बॉट और सोल्ड एट अ प्री डिटर्मिन्ड रेट. सो गोल्ड और सिल्वर जो प्री डिटर्मिन्ड रेट होता है उस पर सेल आउट किया जाता है. सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्री डिटर्मिन्ड लिखा गया है, बट आजकल जो उस दिन का रेट होता है उस पर किया जाता है. पेपर मनी में था कि हमें गोल्ड ही डिपॉजिट करवाना है और हमें गोल्ड ही हमें मिलेगा. कन्वर्टेबल में था कि हम चाहें गोल्ड सिल्वर के अगेंस्ट में गोल्ड सिल्वर ले लें या गोल्ड सिल्वर के अगेंस्ट में मनी ले लें. पर इन कन्वर्टेबल में क्या होता है कि हम सिर्फ मनी की ही डीलिंग करते हैं. हम अगर डिज़ायर करें कि मैं आपको 10 लाख दे रहा हूँ तो आप मुझे इसके अगेंस्ट गोल्ड दे दो, तो वो नहीं होगा, वो सिर्फ कन्वर्टेबल पेपर मनी में होगा. Inconvertible paper money refers to that money which is not convertible into gold or silver or any other metal by the government. In other words, government does not give any guarantee to convert currency notes into the precious metal or coins. So inconvertible में क्या होगा, गवर्नमेंट गारंटी नहीं करती है, गवर्नमेंट करती ही नहीं है गोल्ड और सिल्वर में ट्रांसफ़र, एक्सचेंज नहीं करते, नॉट ट्रांसफ़र. गोल्ड और सिल्वर को एक्सचेंज नहीं करते. अगर आप मनी में डील कर रहे हैं तो आप मनी में ही डीलिंग रहेगी. इसमें कोई भी मेटालिक रिजर्व नहीं रखा जाता है. Such a paper money in circulation to basis on the credit of the government. Its main characteristic is to support ordinary security bonds, treasury bills and foreign change in are kept in reserve. तो इसमें भी सर्कुलेशन होती है मनी की तो सर्कुलेशन सभी में होगी, इसमें ज़्यादा होती है बिकॉज यहाँ पे जो डीलिंग होती है वो सिर्फ मनी की ही रहती है. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, करेंसी ऑर्डिनरी की भी बहुत ज़्यादा आगे सर्कुलेशन होती है क्योंकि हम मनी देकर मनी ही आगे एक्सचेंज करवाते हैं. कंट्री को भी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है. देयर इज़ नो एश्योरेंस इज़ गिवन बाय गवर्नमेंट टू कन्वर्ट पेपर मनी इनटू गोल्ड और सिल्वर. पेपर मनी सर्व्स एज स्टैंडर्ड मनी एंड इज़ अनलिमिटेड लीगल टेंडर. ये तो सबको ही पता है कि जो हमारी करेंसी है वो क्या है, स्टैंडर्डाइज मनी है, स्टैंडर्डाइज है उसका, एंड वो एक अनलिमिटेड लीगल टेंडर होल्ड करती है. एक्सचेंज रेट ऑफ द करेंसी इज़ फिक्स्ड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द फॉरेन ट्रेड. सो जो एक्सचेंज रेट है करेंसी, अगर हमने एक्सचेंज करवाने किसी और कंट्री की करेंसी में तो वो भी उसका रेट फिक्स्ड ही रहता है. इनकन्वर्टेबल पेपर मनी इज़ इन सर्कुलेशन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड दीज डेज़. आजकल इनकन्वर्टेबल पेपर मनी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है बिकॉज इनकन्वर्टेबल मनी का ना एक फ़ायदा है, दैट इज़ जो मनी की वैल्यू है वो फिक्स्ड रहने वाली है. गोल्ड और सिल्वर में एक हमें डीमैरिट मिल जाता है, कभी कभार गोल्ड एंड सिल्वर की स्टॉक मार्केट की प्राइस के अकॉर्डिंग उनकी प्राइस कम हो जाती है, तो वहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है. तो इसीलिए ज़्यादातर लोग डील करते हैं इनकन्वर्टेबल मनी में और इसीलिए ये ज़्यादा पॉपुलर है ऑल ओवर वर्ल्ड. सो डी इज़ फिएट मनी. ये मैंने आपको काफ़ी हद तक समझा दिया था. इट इज़ अ काइंड ऑफ इनकन्वर्टेबल मनी. तो फिएट मनी को हम अगर चाहें तो गोल्ड एंड सिल्वर में नहीं करवा सकते हैं. ठीक है, ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ही हमें इशू करके देते हैं. लेट्स रीड व्हाट कीन सेज. Fiat money is that money which is created and issued by the state but only convertible by law into anything other than itself. तो ये कौन इशू करके देता है हमें, स्टेट करके देती है. कन्वर्टेबल मनी नहीं है ये, ठीक है. एंड फिएट पेपर मनी को एक तरह से हम एमरजेंसी मनी भी बोलते हैं बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा एमरजेंस कंडीशन में ही इशू किया जाता है. ठीक है, एंड देयर इज़ नीदर एनी मेटालिक रिजर्व नॉर एनी फिडुशियरी कवर टू सपोर्ट दिस मनी. तो कोई भी इसके लिए सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती है, कोई भी चाहे मेटालिक हो जाए या फिडुशियरी कवर हो जाए, हमें कुछ भी नहीं देना पड़ता है. हमारी जो सिचुएशन होती है या हमारे जो सर्कमस्टांसेस देख कर गवर्नमेंट हमें ऑटोमेटिकली खुद ही वो इशू कर देती है. ठीक है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मनी एंड इशूड बाय अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस. ठीक है, ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही दिए जाते हैं. ठीक है, जैसे कि कंट्री की बात करते हैं कनाडा. कोविड-19 के आने के बाद वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपने नेटिव्स को कुछ डॉलर्स दिए हैं. किस लिए दिए हैं, ताकि वो अपनी लाइवलीहुड स्मूथ कर सकें. ठीक है, अब ये जो डॉलर्स उन्होंने दिए हैं डेफिनेटली फ्री में नहीं दिए हैं. उन्होंने ये कहा है कि जब ये पैंडेमिक ठीक हो जाएगा या लोगों की जो कंडीशंस है वो नॉर्मल हो जाएंगी, स्मूथ हो जाएंगी, तो वो धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में इसे वापस कर सकते हैं. तो ये क्या हुआ, एक तरह से फिएट मनी हो गया. ठीक है, इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या है, इट इज़ इशूड अंडर एमरजेंट कंडीशंस.
इमरजेंसी में ही दिए जाते हैं। इट इज़ इशू इन लिमिटेड क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होती है। जैसे कि कनाडा के आपको मैंने एग्जांपल दिया, तो वहाँ पे $2000 पर पर्सन को दिए गए हैं। अगर हम इंडिया में रहकर $2000 सोचते तो वी यूजुअली मल्टीप्लाई बाय 60, बट डोंट मल्टीप्लाई इट विद 60, क्योंकि ये हमारी कंट्री की करेंसी नहीं है। वहाँ के लोगों के लिए 2000 इज़ लाइक अ नॉर्मल वैल्यू। नो रिज़र्व इज़ हेल्ड बैक इट अप, तो कोई भी रिज़र्व नहीं रखा जाता है। देयर इज़ नो रिज़र्व इज़ दैट टू बैक इट अप, कोई हमें सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती है बैंक को, क्योंकि बैंक को पता होता है कि जो पर्टिकुलर पर्सन की जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, लाइक अभी इस पैंडमिक में प्रधानमंत्री योजना के अंडर लेडीज़ के बैंक अकाउंट्स में ₹500 पर मंथ गए हैं। हम इसे फेयर्ड मनी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने डिमांड नहीं की थी, खुद ब खुद प्रधानमंत्री योजना के अंडर पीएम ने वो लोगों को पैसे दिए थे। क्यों दिए थे? क्योंकि पीएम को पता था या कंट्री को पता था, गवर्नमेंट को पता था कि इस पैंडमिक की वजह से लोगों की जो कंडीशन है वो ख़राब हो गई है। ठीक है, 500 इतनी ज़्यादा अमाउंट हमारे लिए नहीं है, बट जिनको मिली है उनके लिए बहुत ज़्यादा है। ओके, नाउ वी आर गोइंग ऑन दी क्वालिटीज़ ऑफ गुड मनी मटेरियल, कि हमें मनी मटेरियल किस तरह का मिलना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए। फर्स्ट इज़ मेलेबिलिटी। सो मेलेबिलिटी क्या होता है कि हमें इस तरह का मेटल पिक करना चाहिए जिस पे अगर हम हैमरिंग करते हैं तो वो ब्रेक ना करे। अगर हम किसी भी कंट्री की करेंसी की बात करते हैं, अब मैं कॉइनेज नहीं बोलूँगी, कॉइन करेंसी लाइक सिक्कों की अगर हम बात करते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। आप चाहे जितना मर्जी उस पर फोर्स लगा लीजिए, किसी एक्स्ट्रा फोर्स के अलावा अगर आप अपनी जितनी मर्जी फोर्स लगा लीजिए, वो बेंड नहीं होता है, टूटता नहीं है। ठीक है, तो वो क्या है? मेलेबल है। Money material must have the attribute of easy malleability. Coin and silver have this quality. According to Crowther, after money, the greatest invention made by men is minting of the coin. So, इंसान की सबसे बड़ी इन्वेंशन क्या थी? मनी ढूंढने के बाद में कॉइन्स का बनाना। ठीक है, तो जितने भी हम कॉइन्स के लिए मटेरियल लें, मेटल लें, वो क्या होना चाहिए? मेलेबल होना चाहिए। सेकेंड इज़ एक्सेप्टेबिलिटी। जब इंडिया में डीमोनेटाइजेशन आई थी तब लोगों ने बहुत ज़्यादा रिवोल्ट किया था कि डीमोनेटाइजेशन गलत है, लोग हम गरीब हो गए हैं या हमारे पैसे वेस्ट हो गए हैं। लोगों ने इसे जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया था, बट आज इतने सालों के बाद वी आर वेरी गुड विद द करेंसी, वी फील दैट द करेंसी इज़ वेरी गुड, द क्वालिटी ऑफ द करेंसी इज़ वेरी 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 गुड। ठीक है, क्यों अच्छी है? कैसे लोगों को पता चला? उसको यूज़ करने के बाद ही लोगों को पता चला। ठीक है ना, लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बट बाद में काफ़ी सालों के बाद एक्सेप्ट भी किया एंड उस पर्टिकुलर करेंसी की प्रेज़ भी की। तो लोगों को जल्दी नई करेंसी को एक्सेप्ट करना चाहिए और हेसिटेट नहीं करना चाहिए और सबको मिलके करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही है, मनी मटेरियल शुड बी सच एज इज़ एक्सेप्टेड टू वन एंड ऑल विदाउट एनी हेजिटेशन, इफ़ पॉसिबल ओनली व्हेन people have confidence in the material. In other words, people will accept a commodity only if they know that the other will also accept it. ठीक है, लोग दूसरे को देखकर काम करते हैं। ठीक है ना, अगर मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ तो मुझे भी देखकर दो लोग भी एक्सेप्ट कर लेंगे। या अगर मैं किसी को देखती हूँ, अगर मैं अपने फादर को देखती हूँ कि उन्होंने करेंसी को एक्सेप्ट कर लिया तो डेफिनेटली मैं भी कर लूँगी। ठीक है, तो लोगों को एक दूसरे को देखकर एक्सेप्ट करना चाहिए और हेजिटेट नहीं करना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी। स्टूडेंट्स, अगर आज से 100 ईयर्स पहले की, अगर हम इंडिपेंडेंस के टाइम के पास की, प्री इंडिपेंडेंस टाइम के पास की बात करते हैं, तो अगर आप 100 रुपये का नोट, आई डोंट थिंक आपने देखा या नहीं, प्लीज़ गूगल इट एंड डू सी इट। उस टाइम का जो 100 रुपये का नोट था, इट वॉज़ वेरी बिग, आई गेस मोर देन योर हैंड। ठीक है, इतना बड़ा नोट था। लाइक अभी डीमोनेटाइजेशन के पहले किस तरह का नोट था वो आपको पता है। अब के जो नोट्स है वो कितने अच्छे, कितने कम्पैक्ट है, कितने कलरफुल हैं। ठीक है, एंड मोर ओवर ड्यूरेबल बहुत ज़्यादा है। अगर हम उसको वॉश भी कर देते तो वो टॉन नहीं होते हैं जल्दी। ये जो हमारी अभी जो करेंसी है वो जल्दी फटती नहीं है, वो क्या है? ड्यूरेबल है। करेंसी ड्यूरेबल इसलिए होती है बिकॉज कोई एक पर्टिकुलर पर्सन या कोई एक पर्सन करेंसी को हैंडल नहीं करता है। आपके पास भी कहीं से आई है, आपके पास वो 100 रुपये का नोट आने से पहले बहुत ज़्यादा लोगों के हैंड से वो पास हुआ है, क्योंकि वो ड्यूरेबल है, अच्छा है, इसीलिए वो उसकी जो टॉनिंग है या उसकी डिटेरियोरेशन नहीं हुई है। तो जैसी भी हमारी करेंसी हो वो किस तरह की होनी चाहिए? ड्यूरेबल होनी चाहिए।
गुड मनी मटेरियल मस्ट बी ड्यूरेबल एज इट इज़ टू पास थ्रू सेवरल हैंड्स। तो बहुत ज़्यादा हाथों में से उस करेंसी ने गुजरना होता है, बहुत ज़्यादा लोगों ने उस करेंसी से डील करना होता है। वो क्या होनी चाहिए, ड्यूरेबल होनी चाहिए, जल्दी ख़राब ना हो, जल्दी फटे ना, अगर वॉश भी हो जाए तो वो वाटर प्रूफ होनी चाहिए। एंड पीपल ऑल्सो हैव टू होल्ड इट, लोगों को भी उसे अच्छे से ध्यान से रखना चाहिए। ओनली ड्यूरेबल मटीरियल कैन आंसर दीज रिक्वायरमेंट। गोल्ड एंड सिल्वर आर सफिशिएंट ड्यूरेबल मैटर, इवन फॉर पेपर मनी गुड क्वालिटी ऑफ पेपर इज़ यूज्ड। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर बहुत अच्छे ड्यूरेबल मेटल्स हैं, बट जो आजकल करंट हमारा जो स्टेनलेस स्टील का मेटल चल रहा है इंडिया में वो भी बहुत अच्छा है। हम गोल्ड और सिल्वर को इसलिए प्रेफर नहीं करते हैं, एक तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, सभी लोग अफोर्ड नहीं कर लेंगे, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। एंड सेकेंडली इसमें थेफ्ट का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो जो हमारा स्टेनलेस स्टील चल रहा है वो बहुत अच्छा है। वो क्यों अच्छा है, क्योंकि उसमें कोई ब्रेकिंग नहीं है। आई डोंट थिंक कि कभी किसी ने सुना हो कि किसी के पास जो 10 रुपये का या 5 रुपये का कॉइन है वो टूट गया हो, ठीक है, क्योंकि ये टूटते नहीं हैं। अगर हम पेपर की बात करते हैं तो पेपर का भी जो मटेरियल हो वो ड्यूरेबल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है। कलरफुल आ गई करेंसी, ये भी बहुत अच्छी बात है, बट कलर के साथ साथ क्या होना चाहिए, उस पेपर की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। वी ओनली बिलीव इन द क्वालिटी ऑफ द पेपर। So students, I hope you've understood today's lecture, and if you have any sort of problem, please do message me. Thank you so much.